सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 24 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, सेंटर अनवील्स पॉलिसी टू टैकल टेरर थ्रेट्स। तो इंडिया की यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर पॉलिसी लॉन्च किया है जिसका नाम प्रहार रखा गया है। और इस पॉलिसी का एम है जो टेररिज्म और उसके इकोसिस्टम को सिस्टमेटिकली टैकल करना, फिजिकल थ्रेट से लेकर साइबर अटैक्स और साइबर और फाइनेंशियल नेटवर्क्स तक। तो मेजर थ्रेट्स जो इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं कि इंडिया को लैंड, वाटर और एयर तीनों फ्रंट्स पर टेरर थ्रेट्स फेस करना पड़ रहा है। और क्रॉस बॉर्डर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अभी भी सबसे बड़ा डेंजर बना हुआ है। और ग्लोबल टेरर ग्रुप्स जैसे कि अलकायदा हो गए और आईएसआईएस हो गया, स्लीपर सेल्स के थ्रू ये वायलेंस जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन्स का यूज़ करके वेपन्स और लॉजिस्टिक्स सप्लाई की जा रही है। तो पॉलिसी ने वार्न किया है कि हैकर्स और जो हॉस्टाइल नेशन स्टेट्स हैं, साइबर अटैक्स के थ्रू इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। टेरर ग्रुप्स बेसिकली सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड ऐप्स, डार्क वेब, क्रिप्टो वैलेट्स का यूज़ करके फंडिंग, रिक्रूटमेंट और प्लानिंग के लिए उसे यूज़ करते हैं। तो रोबोटिक्स और ड्रोन्स का लीथल यूज़ भी ग्रोइंग कंसर्न है। तो यहाँ पर पॉलिसी क्लियर कहता है कि इंडिया टेररिज्म को किसी भी रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनैलिटी से लिंक नहीं करता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने बेसिकली पावर, रेलवे, एविएशन, पोर्ट्स, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, इन जैसे सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल कैपेबिलिटीज़ डेवलप की हैं। और यहाँ पर एक CBRNED थ्रेट के बारे में है, जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव और डिजिटल मटेरियल्स का मिसयूज़ रोकना एजेंसीज़ के लिए मेजर चैलेंज है। और टेररिस्ट को बेसिकली यहाँ पर फंड और वेपन्स और सेफ हेवन्स से वंचित करना बेसिकली ये पॉलिसी का गोल है। और यहाँ पर यूथ रेडिकलाइजेशन रोकने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हैं और कम्युनिटी लीडर्स और एनजीओज को अवेयरनेस कैंपेन्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के हर स्टेज पर बेसिकली लीगल एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करने की रिकमेंडेशन दी गई है। और स्टेट्स के अक्रॉस बेसिकली यूनिफॉर्म एंटी टेरर स्ट्रक्चर बनाने की प्लानिंग है। और नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ट्रांसनेशनल टेररिज्म से निपटने के लिए एसेंशियल बताया गया है। और 2024 में यूनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने पॉलिसी ड्राफ्ट की अनाउंसमेंट की थी। 2025 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी। तो ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी जो है प्रहार बेसिकली एक हॉलिस्टिक स्ट्रैटेजी है जो ट्रेडिशनल टेररिज्म के साथ-साथ साइबर और टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी कवर करती है। और नेशन वाइड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स बिल्ड करने पर ये फोकस कर रही है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, एडल्ट्रेटेड मिल्क क्लेम्स 4 लाइव्स इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में बेसिकली मिलावट वाला दूध पीने से एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस हो गया है। तो इस इंसिडेंट में 4 एल्डरली लोगों की एक्यूट रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर से मौत हो गई और कई लोग हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 8 लोगों को एन्यूरिया यानी यूरिन का ना आना, ये प्रॉब्लम हो गई है। इनका डायलिसिस चल रहा है। इनमें 3 छोटे बच्चों जो 4 साल से कम के हों वो भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। और ये सारे विक्टिम्स एक ही वेंडर का दूध जो है वो पी रहे थे। तो पुलिस ने वेंडर को डिटेन कर लिया है। तो यहाँ पर इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एग्जैक्ट कॉज का पता चलेगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, इंटरफेथ मैरिजेस नॉट प्रोहिबिटेड अंडर न्यू यूपी कन्वर्जन लॉ, हाई कोर्ट। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिकली 12 इंटरफेथ लिव इन कपल्स को बेसिकली पुलिस प्रोटेक्शन दिया और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करने का ऑर्डर दिया। तो कोर्ट का की स्टैंड क्या है यहाँ पर कि रिलीजन के बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं हो सकता। लिव इन रिलेशनशिप में रहना बेसिकली फंडामेंटल राइट का पार्ट है। स्टेट की ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स की लाइफ और लिबर्टी प्रोटेक्ट करे। इंटरफेथ रिलेशनशिप्स होना किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो नहीं छीन सकता है। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि कपल्स ने बेसिकली कन्वर्जन लॉ जो 2021 का है उसके रूल्स फॉलो नहीं किए। तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला लॉ तभी अप्लाई होता है जब एक्चुअल कन्वर्जन हो, किसी फोर्स, फ्रॉड या फिर प्रेशर या फिर मैरिज के थ्रू। यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। इंटरफेथ मैरिजेस या रिलेशनशिप लॉ के अंडर वो बैंड नहीं है। और फ्रीडम ऑफ चॉइस एम्फेसाइज किया गया। कोर्ट ने कहा कि एडल्ट इंडिविजुअल्स को अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का फुल राइट है। फैमिली, सोसाइटी या स्टेट किसी को फोर्स नहीं कर सकता। इवन सेम सेक्स कपल को लिव इन अलाउड है। तो हेटेरोसेक्सुअल इंटरफेथ कपल्स पर ऑब्जेक्शन का कोई बेसिस नहीं बनता। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, डॉक्टर सस्पेक्ट न्यूरोटॉक्सिन टू बी रीजन फॉर सी फूड पॉइजनिंग एट होटल इन केरला।
तो यहाँ पर केरला के तिरुवनंतपुरम में बेसिकली सी फूड खाने से के बाद जो है कई लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो डॉक्टर्स और फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स का को शक है कि फूड में एक डेंजरस मैरीन न्यूरोटॉक्सिन था। तो यहाँ पर टेट्रोडॉक्सिन की बात की जा रही है, टेट्रोडोटॉक्सिन। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि सी फूड्स में टेट्रोडोटॉक्सिन हो सकता है और ये नेचुरली अकरिंग मैरीन न्यूरोटॉक्सिन है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल टॉक्सिन में से एक माना जाता है। इसका कोई एंटीडोट नहीं है और हीट स्टेबल है ये, कुकिंग से डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। तो सब अफेक्टेड लोगों ने बेसिकली सी फूड के साथ फिश रो यानी मछली के अंडे खाए थे। तो इसलिए इसे बेसिकली सस्पेक्ट माना जा रहा है और यहाँ पर बहुत शॉर्ट टाइम में न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स डेवलप हुए, जिसमें पैरालिसिस जैसी कंडीशन होती है ये। तो फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कैनेडियन पीएम अराइविंग ऑन 27 फरवरी फॉर ट्रेड डील। तो यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी बेसिकली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के 10 दिन के इंडो पैसिफिक टूर पर आ रहे हैं। तो इस टूर का मेन गोल है कनाडा के ट्रेड रिलेशंस डाइवर्सिफाई करना और नए पार्टनर्स बनाना। तो कार्नी यहाँ पर 27 फरवरी को मुंबई पहुंचेंगे और टॉक्स का फोकस बेसिकली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स इन सब पे रहेगा। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में बोलते हैं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान कनाडा के स्ट्रॉन्गेस्ट इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं और कनाडा भी अपनी इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है, यानी कि अनसर्टेन ग्लोबल एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। पर रिसेंट ईयर्स में पहले को रिलेशंस थोड़े टेंस रहे कनाडा के साथ, स्पेशली खालिस्तान इशू और सेपरेटिस्ट लीडर जो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के बाद, और जिसमें कनाडा ने एलिगेशन लगाया कि इंडिया का भी रोल है। तो कनाडा ने इंडियन इन्वॉल्वमेंट का एलिगेशन लगाया था और डिप्लोमेटिक टेंशन्स काफ़ी बढ़ गए थे। तो अब रिलेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं। पीएम मोदी ने बेसिकली जी7 विजिट जो है कनाडा में किया लास्ट ईयर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का रिसेंट कनाडा विजिट सिक्योरिटी कॉपरेशन पर टॉक्स पर फोकस रहा। पर सिक्योरिटी कॉपरेशन की भी बात हो रही है। दोनों कंट्रीज ने नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट कॉपरेशन के लिए शेयर्ड वर्क प्लान बनाया है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे पार्लियामेंट्री ग्रुप सी इज टू सीक लेजिस्लेटिव टाइज वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स, जिसका एम है दुनिया के साथ इंडिया की पार्लियामेंट्री लेवल पर रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना। तो यहाँ पर इंडिया के एमपीज़ अलग-अलग कंट्रीज़ के पार्लियामेंट के एमपीज़ के साथ डायरेक्ट एंगेज करेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा इंटर पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन, डायलॉग और ट्रस्ट बिल्ड करना, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चर और ग्लोबल इश्यूज़ पर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। तो फर्स्ट फेज़ में यहाँ पर 60 प्लस जो कंट्रीज़ हैं कवर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और कई सारे यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये कैसे काम करेगा कि रेगुलर मीटिंग्स और विजिट्स होंगी, बेस्ट लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज होगा, पॉलिसी डिस्कशंस और कोऑपरेटिव कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स पर फोकस होगा और सेंसिटिव ग्लोबल इश्यूज पर कोऑर्डिनेशन की बात होगी। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के साथ-साथ पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन होगी, इंडिया की ग्लोबल इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर जो बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करने में भी हेल्प मिलेगी अदर कंट्रीज के साथ। और फिर जो नेक्स्ट है व्हाट्सएप टेल्स सुप्रीम कोर्ट इट डज नॉट शेयर डेटा विद मेटा। तो यहाँ पर व्हाट्सएप और उसकी जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो यूजर्स का डेटा दूसरे मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ इलीगली शेयर नहीं कर रहा और प्राइवेसी उनकी प्रायोरिटी है। ये केस बेसिकली यहाँ पे व्हाट्सएप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी पर चल रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप पर 213 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था। रीज़न था इनकी टेक इट और लीव इट पॉलिसी, यानी यूज़र्स को डेटा शेयर करने के लिए फ़ोर्स किया गया। जब तक इनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, आपको आगे इसमें बढ़ने का उसी स्क्रीन पर रोक देता था, उससे आगे आपको जाने की परमिशन नहीं देता था। तो एक टाइप की टेक इट और लीव इट पॉलिसी थी। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन और कमीशन ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स क्या है कि यूज़र्स को टेक इट और लीव इट पॉलिसी से रियल चॉइस नहीं दी गई। यानी कोई सर्विस अगर यूज़ करनी है तो डेटा शेयरिंग जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पर नेशनल कंपनीज़ लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल का डिसीजन क्या है कि जो फाइन है उसको अपहोल्ड किया कि सही है और यूज़र चॉइस जो है वो रिस्टोर करना ज़रूरी है। नॉन एसेंशियल डेटा कलेक्शन या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए डेटा यूज़ तभी हो सकता है जब यूज़र एक्सप्लिसिट इसके लिए कंसेंट दे अपना डेटा शेयर करने के लिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न क्या है कि कोर्ट ने कहा कि यूज़र की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। पर्सनल डेटा का कॉमर्शियल यूज़ सीरियस इशू है
और बेंच ने डेटा मिसयूज़ को डिसेंट वे ऑफ कमिटिंग थेफ्ट भी जो है बोला। तो यहाँ पर व्हाट्सऐप ने कहा है कि वो नेशनल कंपनीज लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल की डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। फ्यूजन एक्स यहाँ पे इंडियन नेशनल्स एडवाइज टू लीव ईरान एमिड राइजिंग टेंशन। तो ईरान में बेसिकली सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, उसको देखते हुए इंडिया ने अपनी सभी सिटीज़न्स को वहाँ से तुरंत निकलने की एडवाइज़री दी है और यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स का फ़ियर जो है वहाँ पे बढ़ रहा है और तेहरान में रिन्यूड प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है और रिस्की भी हो सकती है। तो ईरान में जो जितने भी रह रहे सभी इंडियंस को जल्दी से जल्दी कंट्री लीव करने को कहा गया है और ऑफ़िशियल एस्टिमेट के मुताबिक जनवरी तक जो है ईरान में लगभग 10,000 से ज़्यादा इंडियंस रह रहे हैं। और यहाँ की सिचुएशन जो है वो क्लोज़ली मॉनिटर की जा रही है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार बैन्स मीट फिश सेल्स नियर स्कूल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस। तो यहाँ बिहार गवर्नमेंट ने बेसिकली रिलीजियस प्लेसेस, स्कूल्स और क्राउडेड एरियाज़ के पास मीट और फिश की सेल पर बैन लगाने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर कहाँ-कहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस आपके आसपास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास, स्कूल, कॉलेजेस, क्राउडेड पब्लिक लोकेशंस, ओपन अर्बन एरियाज़ जहाँ पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बोल उनका रीज़न है कि बच्चों में वायलेंट टेंडेंसीज़ रोकने के लिए है ये। हेल्थ और हाइजीन का भी कंसर्न है। सोशल हार्मनी और पब्लिक सेंटिमेंट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट क्लीन रखने के लिए ऐसा किया गया है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की टू इंडियाज़ एम्बिशन ऑफ बिकमिंग मैरीटाइम सुपर पावर। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इंडिया को फॉरेन शिपिंग कंपनीज पर डिपेंड रहना बंद करना होगा और अपना स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम इकोसिस्टम डेवलप करना होगा ताकि ग्लोबल शिपिंग शिपिंग जो सेक्टर है उसमें लीडरशिप ली जा सके। और अभी इंडिया का जो ट्रेड लार्जली फॉरेन शिप्स पर डिपेंड करता है। आत्मनिर्भर भारत के अंडर इंडिया अपनी शिपिंग कैपेबिलिटी जो है वो बिल्ड करना चाहता है। एम है इसका, इंडिया अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। तो इंडिया ग्रीन शिपिंग फ्यूल्स पर फोकस कर रहा है, जो ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया और इथेन और मिथनॉल जैसी चीज़ों से बनाया जा सके। और गोल यहाँ पे इंडिया को ग्लोबल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए एक मेजर बंकरिंग हब बनाना 2030 तक। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का पार्ट बेसिकली क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना और ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करना है। तो यहाँ पर शिपिंग जो टारगेट्स हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एम्बिशियस माइलस्टोन सेट किए हैं। 2030 तक टॉप 10 शिपिंग नेशंस में एंट्री करना, 2047 तक इंडिया को टॉप 5 शिपिंग कंट्रीज में पोजीशन देना। तो ये प्लान्स बेसिकली मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अंडर है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्लॉटेड विद आउटसाइडर्स इन 590 करोड़ फ्रॉड। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने की जो चंडीगढ़ ब्रांच है उसमें लगभग 590 करोड़ रुपए का बड़ा फ्रॉड सामने आया है, जिसमें बैंक के एम्प्लॉयज़ ने बेसिकली एक्सटर्नल पार्टीज के साथ मिलकर फोर्ज्ड फिजिकल चेक्स के थ्रू पैसा वो शिफन किया। तो इसका मतलब है कि फ्रॉडस्टर्स ने बेसिकली नकली या फेक चेक जो है बनाकर उसे असली चेक पर जो है झूठी डिटेल्स डालकर बैंक से पैसा निकाला। यानी कि फेक सिग्नेचर्स यूज़ किए जाते हैं, इसमें अमाउंट या बेनिफिशियरी नेम चेंज किया जाता है। तो ये फ्रॉड बेसिकली ट्रेडिशनल चेक बेस्ड फ्रॉड था और फेक चेक्स क्लियर करके बेसिकली थर्ड पार्टी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। तो ये अकाउंट बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अकाउंट से इन्वॉल्व्ड है और डिपार्टमेंट ने एक्चुअली ये चेक्स जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इश्यू नहीं किए थे। तो बैंक के 4 एम्प्लॉइज़ भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। और हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बेसिकली अकाउंट क्लोज़ करना और जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र करने को कहा था। तो अकाउंट का जो बैलेंस है वो इस मिसमैच डिटेक्ट हुआ और इन्वेस्टिगेशन में फ़ोर्ज चेक्स का यूज़ जो है वो सामने आया है और इस न्यूज़ के बाद जो बैंक का स्टॉक है वो भी 20% तक नीचे गिर गया और आरबीआई भी इस सिचुएशन को क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट हैपेंस टू इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स $500 बिलियन यूएस इंपोर्ट गोल। तो यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने के लिए जो इंडियन डेलीगेशन यूएस का विजिट है वो लास्ट मोमेंट पर पोस्टपोन हो गया। तो इस डिले का इम्पैक्ट इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स पर भी पड़ सकता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास अब डायरेक्ट टैरिफ लगाने का लीगल पावर नहीं है और अगर इंडिया जो है रशियन ऑयल खरीदता रहे तो इसका मतलब इंडिया अब अपनी कंपैरेटिवली सस्ता रशियन ऑयल कंटिन्यू कर सकता है बिना यूएस टैरिफ प्रेशर के। और पिछले महीने में बेसिकली यूएस का ऑयल इंपोर्ट वो बढ़े थे, लेकिन रशियन ऑयल से महंगा था। तो एग्रीमेंट डिले होने से बेसिकली इंडिया को यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ तुरंत कम करने नहीं पड़ेंगे।
जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा। लेकिन इम्पोर्टेड आइटम्स जैसे कि एनर्जी हो गया, एयरक्राफ्ट पार्ट्स हो गया, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ये महँगे रहेंगे। तो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर वेट एंड वॉच अप्रोच सजेस्ट किया है, क्योंकि फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन बेसिकली यूएस कांग्रेस पर डिपेंड कर सकते हैं। फ्यूजन एक्सेप्ट इंडियाज एनर्जी शिफ्ट थ्रू द ग्रीन अमोनिया रूट। तो यहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक 2 जनवरी 2026 में जो हुआ, उसमें पीएम मोदी ने बोला कि इंडिया एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगभग $500 बिलियन जो है एनर्जी सेक्टर में करेगा, और फ्यूचर में एनर्जी के लिए बेसिकली दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहता इंडिया। तो इसके लिए इंडिया एक नया क्लीन फ्यूल यूज़ कर रहा है जिसका नाम ग्रीन अमोनिया है। तो ये एक बेसिकली क्लीन फ्यूल है जो कि पॉल्यूशन नहीं करता, और ये ग्रीन अमोनिया रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया। तो इसका यूज़ कैसे होता है कि ये बेसिकली फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है, शिप्स चलाने में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ किया जाता है, और फ्यूचर फ्यूल के रूप में भी जो है इसको देखा जा रहा है। तो अभी इंडिया बेसिकली ज़्यादातर बाहर से इम्पोर्ट करता है, और ग्रीन अमोनिया बनाने से जो इम्पोर्ट है वो हमारा कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, और यहाँ पर इंडिया एनर्जी में सेल्फ रिलायंट बनेगा, दूसरे कंट्रीज़ को भी फ्यूल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कंपनीज़ को बोला है कि तुम जो है ग्रीन अमोनिया बनाओ, हम जो है उसे गारंटीड खरीदेंगे। तो इसके लिए उसने ऑक्शन किया, 15 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 7 कंपनीज़ सेलेक्ट हुई हैं, और 17 फर्टिलाइज़र जो क फैक्ट्रीज़ हैं उसको सप्लाई मिलेगी, और 10 साल तक फिक्स प्राइस पर जो है परचेज़ होगा। तो इससे जो कंपनीज़ का रिस्क है वो कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट खरीद रही है, और इन्वेस्टमेंट करना भी ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर प्राइस का क्या सीन है कि ग्रीन अमोनिया बेसिकली पहले बहुत महंगी थी, अब जो प्राइसेस है वो कम हो रहे हैं, और नॉर्मल अमोनिया जो कि फॉसिल फ्यूल से बनती थी उसके भी क्लोज आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है इसके लिए, एक्स्ट्रा जो सपोर्ट है। तो यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज बेसिकली जो कोस्टल एरिया है, समुद्र का एरिया है, उसके आसपास है, इसीलिए शिप्स से इजी ट्रांसपोर्ट हो सकता है ये। फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी इजी होगा इसका, और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है क्लीन फ्यूल का ग्लोबल सप्लायर बन सकता है। शिप्स, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स में भी इसका यूज़ बढ़ेगा। इंडिया का जो मॉडल है वो लो कॉस्ट प्लस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस इंसेंटिव्स देना, तो ग्लोबल क्लीन अमोनिया मार्केट को शेप कर सकता है, और फ्यूचर में पावर जनरेशन, हैवी इंडस्ट्रीज और मैरीटाइम फ्यूल जो है वो सेक्टर में इसका डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस बेसिकली मोमेंटम सस्टेन करने के लिए स्टेबल पॉलिसीज़ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चाहिए, फाइनेंसिंग सपोर्ट और रिस्क मिटिगेशन होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस स्टोरेज इंटीग्रेशन हो प्रॉपर, और ग्लोबल सर्टिफिकेशन जो है उसको अलाइन किया जाए। तो जो ग्रीन अमोनिया है, इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का बैकबोन बन सकता है, जो एनर्जी इंडिपेंडेंस, क्लीन क्लाइमेट गोल्स और ग्लोबल लीडरशिप तीनों को साइमल्टेनियसली सपोर्ट करेगा। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एआई इम्पैक्ट समिट वाज अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम इन इंडिया। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट ने दिखाया कि डिजिटली कनेक्टेड इंडियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो इंडिया ऑलरेडी बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़र बेस माना जाता है, और समिट में ह्यूज क्राउड ने इंथुजियाज्म जो है वो कंफर्म कर दिया। तो इस इवेंट में लगभग 89 कंट्रीज़ ने एक डिक्लेरेशन साइन किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज शेयरिंग और डेमोक्रेटाइजेशन पर वॉलंटरीली जो कमिटमेंट्स जो है वो दिए हैं। लेकिन इंडिया के लिए चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कैपिटल हो गया, एडवांस चिप्स हो गए, जीपीयूज़ और प्लेटफॉर्म्स ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ के कंट्रोल में है, और इंडिया में डेटा सेंटर्स ग्रो हो रहे हैं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉयमेंट के लिए एक्सेसिव हार्डवेयर और मैसिव इलेक्ट्रिसिटी मेजर हर्डल है। और अगर इंडिया सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स यूज़ करने पर फोकस करता रहा और उन्हें ट्रेन या फिर डिप्लॉय ना करे, तो लॉन्ग टर्म एडवांटेज जो है इसका कम हो सकता है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी कंसर्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गवर्नेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उस पर स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फ्रेमवर्क अभी नहीं बना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमिक और सोशल डिसरप्शन इससे ला सकता है। इसलिए कंट्रीज़ को मिलकर रूल्स और जो सेफगार्ड्स हैं डेवलप करने होंगे। तो ग्लोबल साउथ के लीडर्स के रूप में जो रूप साउथ के लीडर के रूप में इंडिया वल्नरेबल कंट्रीज़ की वॉइस जो है वो बन सकता है यहाँ पर। तो ओवरऑल ये समिट ने दिखाया कि इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन में पावरफुल प्लेयर है, और अगर सही पॉलिसीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस डेवलप की गई, तो इंडिया बेसिकली ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ को शेप करने वाला एक मेजर फोर्स बन सकता है। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द क्वाइट क्राइसिस ऑफ एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ इन इंडिया। तो यहाँ पर बेसिकली उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसी महीने 3 एडोलेसेंट लड़कियों की मौत हो गई।
तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गर्ल्स सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही थी। तो इसी इंसिडेंट ने बेसिकली बच्चों और जो टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ है उसको लेकर एक सीरियस कंसर्न रेज़ कर दिए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस ट्रेजेडी को आइसोलेटेड इंसिडेंट जो है समझना गलत होगा। ये एक्चुअली इंडिया में बढ़ती जो रैपिडली जो चाइल्ड और एडोलसेंट मेंटल हेल्थ क्राइसिस का सिम्पटम है, जो अर्ली वल्नरेबिलिटी, फैमिली स्ट्रेस और लार्जली अनरेगुलेटेड जो डिजिटल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ये कंडीशन और भी वर्स हो रही है। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अब सिर्फ एडल्ट्स या फिर बड़े टीनेजर्स तक लिमिटेड नहीं है। डॉक्टर्स अब इसे एंजाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन डिसऑर्डर जैसे बिहेवियर इश्यूज बहुत छोटी एज जैसे 4 या 5 साल के बच्चों में भी देखी जा रही है। और अर्ली ट्रॉमा, नेग्लेक्ट और क्रॉनिक स्ट्रेस इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि एडोलेसेंट में और भी ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो अब कंडीशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। एक ही प्रॉब्लम के बजाय मल्टीपल इश्यूज साथ-साथ कोमॉर्बिडिटीज़ भी मिलते हैं। जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ एंग्जायटी, डिप्रेशन के साथ एक्सक्लूसिव डिजिटल यूज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ-साथ इमोशनल डिस्ट्रेस, ये सारी चीज़ें एक साथ लिंक्ड हैं। फिर यहाँ पर डेटा भी सिचुएशन की सीरियसनेस को दिखाता है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 7 से 10% इंडियन एडोलेसेंट डायग्नोजेबल मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं और 5 से 7% जो स्कूल एज चिल्ड्रन हैं वो बेसिकली एंग्जायटी डिसऑर्डर वो फेस कर रहे हैं। फिर भी जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं, जैसे विथड्रॉल हो गया, इम्पल्सिव बिहेवियर हो गया, सडन मूड चेंजेस हो गया, उनको अक्सर नॉर्मल फेज़ समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। और इंडिया में चाइल्ड बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सीवियर शॉर्टेज भी है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए 10,000 से भी कम साइकियाट्रिस्ट हैं और उनमें से बहुत कम चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो इसी वजह से जो फैमिलीज़ हैं फ्रैगमेंटेड और डिलेड केयर पर डिपेंड करने को मजबूर हैं। जो डिजिटल एनवायरनमेंट है इसने बेसिकली क्राइसिस को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। स्मार्टफ़ोन्स और चीप इंटरनेट ने बच्चों की डेली लाइफ ड्रास्टिकली चेंज कर दी है। और कोविड-19 के बाद जो स्क्रीन है, स्क्रीन्स पर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और सोशल इंटीग्रेशन का मेन मीडियम स्क्रीन बन गया है। और इंटरनेट एडिक्शन जिसमें कि कंट्रोल का लॉस हो जाना, इरिटेबिलिटी होना, स्लीप प्रॉब्लम होना, सोशल विथड्रॉल होना, अब कॉमन क्लिनिकल इश्यूज बन चुके हैं। और डब्ल्यूएचओ ने बेसिकली 2019 में ही एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर के हार्मफुल इफेक्ट्स को के लिए वार्न किया था। स्क्रीन यूज़ बेसिकली एंग्जायटी डिसऑर्डर और ऑटिमिज्म भी कॉज कर सकता है, लेकिन सिम्टम्स और भी ज़्यादा वर्सन हो सकते हैं, इसके और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और रियल ह्यूमन इंटरैक्शन को भी रिप्लेस कर देता है, जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल बेसिकली काफ़ी क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स और फैमिलीज़ का रोल सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है इसमें कि ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड पेरेंटिंग, ओपन कम्युनिकेशन, अर्ली हेल्प सीकिंग आउटकम ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकते हैं आउटकम्स को। और पेरेंट्स और जो पीयर सपोर्ट है ग्रुप भी इफेक्टिव प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। तो स्कूल को यहाँ पर वीक लिंक माना गया है क्योंकि एकेडमिक प्रेशर, एग्जाम्स और कंपटीशन इमोशनल वेल बीइंग पर ओवरशैडो जो है ये कर देते हैं। और टीचर्स और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि अर्ली साइंस आइडेंटिफाई हो सके इस चीज़ के। इकोनॉमिक सर्वे 2025 और 2026 ने भी यूथ मेंटल हेल्थ चैलेंज को एक्नॉलेज किया। और कुछ स्टेट्स बेसिकली सोशल मीडिया रेगुलेशंस पर कंसिडर कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पॉलिसी एक्शन अर्जेंट है इस पे। स्कूल बेस्ड स्क्रीनिंग, अफोर्डेबल काउंसलिंग, डिजिटल यूज़ गाइडलाइंस और कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथन करने होंगे। मेंटल हेल्थ स्टिग्मा भी बेसिकली मेजर बैरियर है, जिसकी वजह से फैमिलीज़ हेल्प जो है लेट स्टेज पर लेती हैं। यहाँ पर बेसिकली ये गाज़ियाबाद का केस एक सिर्फ़ एक हेडलाइन नहीं बल्कि एक वार्निंग सिग्नल है। प्रिवेंटिव फ्यूचर ट्रेजेडीज़ के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्शन, पेरेंट्स, स्कूल्स और टीचर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट और कम्युनिटी सबका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है इसमें। और चाइल्डहुड का फोकस बेसिकली सिर्फ कॉम्पिटिटिवनेस तक नहीं बल्कि उनकी वेल बीइंग, रेजिलियंस और हेल्दी रिलेशनशिप्स होना चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा इससे बढ़ सकता है।